बैक। सो नेक्स्ट है आपका होस्ट फैक्टर। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि होस्ट फैक्टर में क्या है कि इससे कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन सी एज है, कौन कौन से जेंडर है जिससे ज़्यादा ये इम्पैक्ट डालता है। सो अफेक्ट्स एवरीवन इन इन्फेंट और चाइल्डहुड। जैसे मैंने बताया आपको चाइल्डहुड तक की ये हर एक एज में ये इम्पैक्ट डालता है, अफेक्ट करता है 6 मंथ एंड 3 इयर्स। ठीक है, मतलब इन्फेंट में 6 मंथ्स तक की एंड 3 इयर्स के ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो उस पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। द केस में ऑल्सो बी प्रिवेंट अमंग चिल्ड्रन अबव 5 ईयर इन सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज़, सो उसमें ये जो 5 इयर्स के चिल्ड्रंस हैं तो उसमें ये आपको ज़्यादा दिखेगा। सो नेक्स्ट क्या है, जेंडर। मैंने आपको बताया इक्वल बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ये इम्पैक्ट डालता है। इम्यूनिटी, नो एज इज़ इम्यून इफ़ देयर वॉज नो प्रीवियस इम्यूनिटी। अब आपको तो पता ही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो इम्यून स्टेटस होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। जैसे वो पैदा होते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे, जब उनको अच्छी डाइट दी जाती है तो वो धीरे धीरे अपनी एज के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मदर ब्रेस्ट मिल्क, देन विनिंग प्रोसेस, देन वो सुपरफिशियल जो डाइट लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके जैसे इन्वायरमेंटल अडॉप्टेशन, धीरे धीरे जो इनका इम्यून पावर है वो धीरे धीरे एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होता है। बट वो उतना एक्टिव, उतना बहुत ज़्यादा वीक होता है ड्यूरिंग दी चाइल्डहुड स्टेज, एंड फिर भी चाइल्डहुड तो मैनेज कर सकते हैं, बट इन्फेंट में बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई अगर उनका प्रीवियस कोई इम्यून सिस्टम है ही नहीं तो उनमें किसी भी एज में वो इम्पैक्ट डाल सकता है, अगर वो चाइल्डहुड को हो या फिर इन्फेंट में हो। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि नो एज इज़ इम्यून इफ़ उनका इम्यून सिस्टम जो है, जब इम्यूनिटी है ही नहीं उनकी बॉडी में तो उसके लिए एज तो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, जब तक कि बच्चे छोटे होते हैं उनका वैसे भी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। ठीक है, वो धीरे धीरे वो मैच्योर और डेवलप हो रही होती है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा चांसेस हैं। एंड वन अटैक ऑफ मीजल्स कन्फर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। और अगर एक बार आपको मीजल्स हो गया तो उसके बाद वो आपकी बॉडी में वो परमानेंटली एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना देता है, जिससे कि नेक्स्ट अटैक का चांस नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में जो मालनरिश्ड बच्चे होते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको डिस्कस की, मालनरिश्ड मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब ऐसे जो बच्चे, ऐसे चाइल्ड जिनमें माल न्यूट्रिशन लाइक मैरास्मस, कॉर्सिक्योर एंड PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसलिए उनकी बॉडी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है। तो जितने भी माल न्यूट्रिशन चाइल्ड होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कंडीशन होती है। मीजल्स टेंड्स टू बी वेरी सीवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड चाइल्ड में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवन इन अ हेल्दी चाइल्ड एन अटैक ऑफ मीजल्स में बी फॉलोड बाय वेट लॉस। ठीक है, और हेल्दी चाइल्ड भी होता है उनमें भी मीजल्स का अटैक होता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जैसे जैसे वेट लॉस होना स्टार्ट होता है, जैसे वो वेट लॉस करते हैं तो उनको ये इसका भी अटैक उनको होने का अटैक रहता है। एंड प्रेसिपिटेटिंग इनटू दी, और ये माल न्यूट्रिशन से तो वैसे भी प्रेसिपिटेट होता है कि उनको ये प्रॉब्लम अक्कर होनी ही है। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि देखो, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट अगर
पोल्यूटेड है तो आपकी बॉडी में भी डिजीज़ कंडीशन होंगी। अगर आपका एनवायरनमेंट हेल्दी है तो आप भी हेल्दी होंगे, ठीक है। कुछ जो डिजीज़ेस होती हैं सीजनल होती हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आती है 3 महीने बाद, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो मानसून में आती है, कुछ रनी वेदर में आती है, रेनी वेदर में। तो ये सारी मतलब अलग अलग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि गिवन अ चांस द वायरस कैन स्प्रेड इन एनी सीजन। जो मम्स होता है वो किसी भी सीज़न में अकर हो सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीज़न डिवाइड नहीं किया गया है या फिर डिसाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द केसेस अकर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। मतलब बहुत सारे इन्होंने रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, फिर उन्होंने देखा कि जो मम्स के जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो ड्राई सीजन में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इन टेम्परेचर क्लाइमेट मीजल्स इज़ अ विंटर डिजीज़, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर क्लाइमेट की तो मीजल्स जो है एक विंटर डिजीज़ है, प्रोबेबली ड्यू टू स्टेइंग क्लोज ओवर क्राउडिंग, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि ये उस टाइम पे जो पीपल्स हैं वो ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सब एक साथ रहते हैं, या फिर स्टेइंग क्लोज बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा अफेक्ट होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मूवमेंट डू अफेक्ट एपिडेमिसिटी, ठीक है। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? ठीक है, एपिडेमिक मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो एपिडेमिसिटी में भी अगर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको डेमोग्राफी में बताया था, ठीक है। डेमोग्राफी में पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितनी वो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वो कितनी डेंसिटी को कवर कर रही है अपने रहने के लिए, एंड वो कहाँ पे कितना वो एरिया में मूव कर रही है, मतलब कहाँ से कहाँ पे वो मूव कर रही है। तो ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ही शो करता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया कि कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एंड कब तक की रहता है, कितने दिन तक ये रहता है। तो ट्रांसमिशन में क्या है कि ट्रांसमिशन अकर डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैंने बताया क्लोज कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन, इससे ईजिली हो जाता है। मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। मैंने बताया आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि बाय ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ड्रॉपलेट्स क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपका म्यूकस, जो आपका एयरवे पैटर्न में म्यूकस डेवलपमेंट होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो उसमें क्या है कि जब आपको ये जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसमें आपके म्यूकस में ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब भी आप बात करते हैं बाय कफिंग, बाय स्नीजिंग एंड बाय टॉकिंग, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो माउथ से निकली हुई ड्रॉप्स होती हैं, स्पिट्स होते हैं, उसमें वो वायरस प्रेजेंट होता है और जो कि अनदर पर्सन को अफेक्ट करता है। एंड ड्रॉपलेट न्यूक्ली फ्रॉम 4 days बिफोर ऑनसेट, 4 दिन पहले, एंड ऑफ द रैश अंटिल 4 days आफ्टर, ठीक है, और रैश अकर होने के बाद तक की। मैंने इसका ड्यूरेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि 12 days इसका ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट क्या है? द पोर्टल ऑफ एंट्री इज़ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने बताया आपको ऊपर ही बताया था कि इसकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो एयरवे पैटर्न या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है। एंड इन्फेक्शन थ्रू कंजक्टिवा इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और कंजक्टिवा के थ्रू भी इसका जो इन्फेक्शन है वो पॉसिबल होता है कि इसके होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली आई डिजीज़ेस अगर किसी पर्सन में है तो मे बी वो वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, प्रोटोजोअल भी हो सकती है, एंड फॉरेन बॉडीज़ की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से आपको आई इन्फेक्शन ईजिली 1 person टू अनदर पर्सन में कॉज हो जाता है। तो वैसे ही आपका ये इस प्रॉब्लम में भी है कि अगर इससे आई कंजक्टिवा की वजह से भी ये वायरस जो है वो इन्फेक्शन थ्रू दी कंजक्टिवा की वजह से भी आपको इन्फेक्शन अक्कर हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन तक ये रहता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया था 12 डेज़, तो 10 डेज़ फ्रॉम एक्सपोजर टू द ऑनसेट, जब से आपको हुआ तब से 10 दिन तक की, एंड 14 डेज़ टू अपीरियंस रैश, और अगर किसी पर्सन को रैशेस वगैरह हो गए तो 14 दिन तक ये रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर। अभी तो मैंने नॉर्मली चीज़ों की बात की कि कैसे अकर होता है, कौन सी एज में अकर होता है, क्या इसका होस्ट फैक्टर होता है, क्या कैसे ये कॉज होता है, अभी मैंने नॉर्मली चीज़ों की बात की थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से मतलब साइन एंड सिम्टम्स अकर होंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करें तो द फर्स्ट साइन ऑफ हाई फीवर, सबसे पहले उनको हाई फीवर अक्कर होगा। दूसरा क्या है कि द नेक्स्ट पेशेंट फील्स एक्की एवरीवेयर, उनको पेन, हर जगह पे पेन फील होगा। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर 4 डेज ए रेड रैश अपीयर एवरीवेयर, 4 दिन बाद उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में रेड रैशेस अपीयर होने लगेंगे, दिखाई पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, सम अदर सिम्टम्स इंक्लूड फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे कि नॉर्मली कॉमन फ्लू में सिम्टम्स होते हैं, वो भी उनको उनके अंदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे। नेक्स्ट, वाइट सोर्सेस ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर आपको वाइट सोर, जैसे कि बेड सोर होता है ना, वैसे वाइट सोर आपको दिखाई पड़ने लगेंगे इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ के अंदर की साइड में आपको वाइट सोर्स दिखने लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोडोमल साइन, मैंने आपको अभी बताया था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ प्रोडोमल, मीन्स अर्ली जो सिम्टम्स एंड साइन अकर होते हैं। सो इट बिगिंस 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, ये कब से स्टार्ट होता है, 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन के बाद 10 दिन तक की, एंड लास्ट अप ऑफ 14 डेज, और 10 दिन तक की क्यों, फीवर में ये 10 दिन तक की, एंड रैशेस में ये 14 डेज तक की रहता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, कोर्जिया मतलब कोल्ड विद स्नीजिंग एंड नेजल डिस्चार्ज, कफ, रेडनेस ऑफ द आइज एंड लैक्रिमेशन एंड ऑफन फोटोफोबिया। सो ये सारे आपको उनके अंदर सिम्टम्स एंड साइन दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्या है, मीजल सिम्टम्स, ठीक है। मीजल सिम्टम्स में क्या है, पहला तो ब्लॉथकी। सो ब्लॉथकी रैश मतलब होता है कि उनकी बॉडी पे रेड स्पॉट्स लाइक रैशेस अक्कर होने लगेंगे, फीवर भी होगा, कफ भी होगा, रनी नोज भी होगी, रेड एंड वाटरी आइज भी दिखेंगी आपको, एंड टिनी वाइट स्पॉट्स विद ब्लूइश वाइट सेंटर्स इनसाइड द माउथ, उनके मुंह के अंदर मैंने अभी बताया आपको वाइट सोर्स दिखने लगेंगे। सो देयर मे बी वॉमिटिंग और डायरिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया भी दिखेगा, प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोप्लिक स्पॉट्स। सो कोप्लिक स्पॉट क्या होता है, ये भी एक टाइप की डिजीज़ कंडीशन में अकर होता है कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट्स क्या होता है, जब मीजल्स की अर्ली स्टेज आती है तो उनके मुंह के अंदर ऐसे स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि बकल कैविटी, म्यूकोसा, ठीक है। सो लाइक टेबल सॉल्ट क्रिस्टल्स अपीयर ऑन दी बक्कल म्यूकोसा अपोजिट दी फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर मोलर्स, ठीक है। सो वहाँ पे आपको कोप्लिक स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे। दिस इज़ दी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ रैश, ये रैश के पहले कोप्लिक स्पॉट्स अकर होता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट, ठीक है, ये छोटे एंड ब्लूइश मतलब जैसे कि हल्का नीले रंग एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट का स्पॉट्स आपको दिखेगा ऑन दी रेड बेस, स्मॉलर देन दी हेड ऑफ अ पिन, ठीक है, और छोटे छोटे आपको ऊपर साइड पे दिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि देयर प्रेजेंस इज पैथोग्नोमेटिक ऑफ मीजल्स,
पैथोग्नोमोनिक मीन्स क्या होता है? पैथोग्नोमोनिक मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स अक्कर होने लगते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मीजल्स 4 days बिफोर स्किन रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्किन का रिस्पॉन्स कैसा होने लगेगा 4 दिन बाद, तो वैसा मीजल्स 4 days बिफोर स्किन रिस्पॉन्स, 4 दिन पहले उसमें स्किन का रिस्पॉन्स कैसा ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रोडोमिनल फेज 2 to 4 days एंड फर्स्ट 2 to 5 days ऑफ द रैश वायरस इज प्रेजेंट इन द टीयर्स, उनके आंसुओं में भी वायरस प्रेजेंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि उनको कंजक्टाइवा की वजह से भी इन्फेक्शन पॉसिबल है। एंड नेज़ल एंड म्यूकस थ्रोट सिक्रेशन, ठीक है, वो थ्रोट में, नेज़ल में, यूरिन में, ब्लड में वो प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एज दी मैकुलोपैपुलर रैश अपेयर द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज बिकम डिटेक्टेबल, मतलब अगर वो डिटेक्ट करेंगे तो उनके बॉडी पे मैकुलोपैपुलर रैशेस दिखाई पड़ने लगेंगे एंड इसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। रैश ऐसे रैशेस होते हैं जो कि आपको पिक्चर में इजीली दिखाई पड़ रहा होगा। एंड डायग्नोसिस में है क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो कैसे हम सॉल्व करेंगे कि डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द टिपिकल रैश, ठीक है, ये बेस्ड होता है आपका रैशेस से एंड कोप्लिक स्पॉट्स जो कि माउथ की इनर लाइनिंग पे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, ठीक है। सो एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डायग्नोस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डायग्नोसिस यूज़ कर सकते हैं। एंड पोस्ट मीजल स्टेज, मतलब मीजल्स होने के बाद आपको क्या स्टेज दिखाई पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। द चाइल्ड हैज़ लॉस ऑफ वेट, बच्चे का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। एंड रिमेन वीक फॉर अ नंबर ऑफ डेज, ठीक है, या फिर वो कुछ हफ्ते के लिए एंड देयर में बी ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायरिया, ठीक है, और उनका ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है एंड डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। और डायरिया अगर है तो ऑब्वियसली उनका जो वेट है वो लॉस होगा। नेक्स्ट एंड अदर कंडीशन सच एज रिएक्टिवेशन ऑफ TB एंड कैंडिडोसिस, अदर रिएक्शंस में ये प्रॉब्लम्स भी अक्कर हो सकती हैं। वट आर दी कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आर मीजल्स एसोसिएटेड विद डायरिया, निमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि TB या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, निमोनिया एंड डायरिया एंड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकती हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशन में क्या है? फेब्राइल कन्वर्जन, ठीक है, सबको पता है कन्वर्जन एज लाइक फिट्स, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। एंड SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये उनको दिखाई पड़ेंगे। अगर उनको ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस अगर प्रॉब्लम हो गई थी तो ये सारे सिम्टम्स या फिर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको दिखाई पड़ेंगे। मीजल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मीजल्स है तो उनको कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी कॉज हो सकती है। आपने पीडियाट्रिक में कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी पढ़ा होगा, जन्मजात बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। मीजल्स इन्फेक्शन टाइमलाइन 10 to 12 days इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इतने दिन तक ये रहता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 4 days and 4 days, मतलब मैंने बिफोर एंड आफ्टर बताया था ना, 4 days and 4 days, तो वही लिखा है 4 days and 4 days, ठीक है। सो 4 days में नेक्स्ट क्या है? अपीयरेंस ऑफ रैशेस, वो मैकुलोपैपुलर स्टार्ट फ्रॉम द फेस एंड नेप एंड रैशेस
रीच फीट, फीवर स्टॉप्स, ठीक है। जब वो फीट तक ही पहुंच जाएंगे रैशेस तो फीवर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे? कफ, कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस एंड फीवर। एंड क्या है? कन्वल्जेंस पीरियड, वही मैंने बताया, फिट्स टाइम एंड रैशेस। नेक्स्ट, दिस इज़ दी मीजल्स इन्फेक्शन टाइमलाइन, मतलब कब कॉज होता है, कितने दिन लगते हैं, कैसे कैसे अपेयर होता है, क्या क्या रैशेस कौन कौन से फॉर्म में होते हैं और सिम्टम्स क्या कर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं।